Hello everyone. Today we discuss the translation of isolated sentences. इन इंग्लिश ग्रामर में जो आपका एक सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर में उसमें ट्रांसलेशन भी आ रही है जो 5 मार्क्स की आती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। जो ये ट्रांसलेशन आइसोलेटेड सेंटेंसेस को किस पे बेस्ड है? स्टडी ऑफ टेंसेस पे। टेंस बेस आपको ट्रांसलेशन आएगी। जैसे आपको टेंस पता होंगे तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। ये मैं आपको आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साथ साथ जो पढ़ाऊँगी, और आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए तो आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकोगे। ठीक है, देखते हो जरा टेंस की पहचान, ये सारा इसने टेंस बता दिया। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बताया इसने, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, कैसे कहाँ यूज़ होता है, उसके बाद इसके सारे यूजेस बताए हैं। या आप इसके यूजेस दे सकते हैं कि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, डजंट का डोजंट। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद इसमें देखो कहते हैं जब अफर्मेटिव सेंटेंस आए, अफर्मेटिव कौन सा होता है? जब ना पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस आता है जब। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब ये जो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं पर नेगेटिव में पूछ रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो उसके लिए ये रूल है और इसके एग्जाम्पल ये हैं। देखो ये आपको रूल पता होने चाहिए, क्या है? रूल है और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप साथ साथ देखते रहो। देखो अफर्मेटिव आता है जब जैसे लिखा हुआ है, वह एक पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। ही, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस उसका रिमेनिंग सेंटेंस हम लगाएंगे। देखो ही, वह पत्र लिखता है। ही राइट्स, राइट फर्स्ट फॉर्म आ गई एस और एस, अ लेटर। ठीक है, वो जो बाकी रिमेनिंग सेंटेंस का हम वो लिख देंगे। नेगेटिव आएगा, वह एक पत्र नहीं लिखता। ही डज नॉट। नेगेटिव के लिए देखो ये रूल था, 2 मिनट वेट अ सेकेंड। नेगेटिव के लिए देखो ये रूल था ना, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। तो नेगेटिव देखो, वह एक पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। ऐसे आ जाएगा। इंटेरोगेटिव अगर जब आता है तो आप लिखोगे क्या वह एक पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है, डज ही नॉट राइट अ लेटर। देखो आपको ये रूल पता होने चाहिए। अगर आपको रूल पता है तो आप आराम से ट्रांसलेशन ये सारी कर सकते हो। देखो जैसे वे यहाँ रहते हैं, दे लिव देयर हेयर। वे यहाँ नहीं रहते हैं, दे डू नॉट लिव हेयर। क्या वे यहाँ रहते हैं, डू दे लिव हेयर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब आएगा, क्या वे यहाँ नहीं रहते हैं, डू दे नॉट लिव हेयर। देखो जैसा भी आया आपको ये पता होना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, ये है रूल। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएंगे। जैसे ये लड़के काम से जी चुराते हैं, दीज बॉयज शिक वर्क। जी चुराना, वे अपने माता पिता का कहना मानते हैं, दे ओबे देयर पेरेंट्स। ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। देखो ऐसे, जैसे क्या वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं, डज ही नेवर टेल अ लाई। जो आपको ऊपर रूल बताया गया है कैसे अपने अफर्मेटिव, पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है या कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जब आप सेंटेंस को पहचान जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग रूल लगा देना और आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हो। इसमें बहुत ही ईजी होता है ये ट्रांसलेशन और बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, अभी एक्सरसाइज है, आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये देखो सारा। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आ जाता है, जब मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम बोलते हैं, उसकी क्या क्या पहचान बताइए, कैसे आएगा ये आपको बता। आपने ये नहीं कि आप इस बुक से रूल देखो क्या टेंस होते हैं। जैसे आप +2 तक पढ़ के आए हो कि टेंस क्या होता है, वही टेंस होएगा, बस आपको हिंदी से आपको उसे इंग्लिश बनाना है। ठीक है, आपको रूल पता हो। जैसे अब इसमें पास्ट टेंस के रूल लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। नेगेटिव के लिए क्या रूल है, इंटेरोगेटिव के लिए क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए रूल क्या है। ये हमारा पास्ट टेंस का रूल है, सिंपल पास्ट का रूल है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे ये एग्जाम्पल है, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। ही सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट रोट रिटर्न होता है ना, रोट आगे रिमेनिंग सेंटेंस अ लेटर। नेगेटिव आ जाएगा, उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। क्योंकि यहाँ देखो डिड नॉट क्यों आया, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का क्या, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि डू
डू होता है, फिर डिड होता है, फिर डन होता है। डू डिड डन होता है। जब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो फिर मैं दो सेकंड फॉर्म तो साथ में यूज़ नहीं कर सकती, तो राइट की क्या हो जाएगी, रोट हो जाती है सेकंड फॉर्म। तो यहाँ अगर मैं डिड यूज़ कर रही हूँ इसके आगे तो इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ डिड ही राइट अ लेटर, जैसे इंटेरोगेटिव पूछा गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आएगा डिड ही नॉट राइट अ लेटर। जब आप दो ये हम नहीं यूज़ कर सकते, कभी नहीं यूज़ होएगा। हम अगर सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ फर्स्ट यूज़ होएगी। हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है एक ही सेंटेंस में दो बार यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार यूज़ होएगी। ठीक है, जैसे ये आ गया डिड आई नॉट टेल द ट्रूथ, डिड नॉट या डिडंट आई टेल द ट्रूथ, मतलब कि वो कह रहे शॉर्ट फॉर्म ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि तुम्हें उसका नाम भूल गया, यू फॉरगेट हिज नेम। ठीक है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगटन होता है ना, देखो सेकंड फॉर्म है ये उसकी। आपको वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए, अगर आपको ये टेंस करनी है ना तो आपको वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन भी आपको कुछ पता, हद तक पता होना चाहिए कि कैसे सेंटेंस होता क्या है आखिर। जब आप एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को एक मीनिंगफुल उसमें लिख देते हो सीक्वेंस में तो एक सेंटेंस बन जाता है। क्योंकि एक मैं वर्ड्स को फैला के लिख दूँ उसका कोई मतलब ना बने तो वो सेंटेंस नहीं होता है। जब आप उन वर्ड्स को एक कंबाइन करके एक लाइन में विद अ सीक्वेंस ऑफ एक मीनिंगफुल आप वाक्य निकाल दोगे तो वो एक सेंटेंस है ना। तो आपने ऐसे लिखना है। इसमें आपको वर्ब की फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसकी वर्ड्स की। उसके साथ कोई टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको ये तीन पता है ये चीज़ें तो आप ट्रांसलेशन या कुछ भी कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। देखो अब उसने लिखा है उसने झूठ तो ज़रूर बोला था, ही डिड टेल अ लाई था। देखो ना ये इसके क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सरसाइज है। अब आगे आप देख सकते हैं। अब आपके पास आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है उसका क्या है, मतलब इन फ्यूचर में बात होती है। विल नॉट वॉन्ट बोला गया, शैल नॉट शैंट बोला गया है। ठीक है, इसका ये रूल अगर फ्यूचर में आपको बोला गया अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको लिखो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव है वह एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। नेगेटिव में क्या है, वह एक पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर, वो नहीं लिखेगा। ठीक है, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद देखो ये सारे एग्जाम्पल, जैसे वह किश्ती डूब जाएगी, दिस बोट विल शिंक। ठीक है, ये इसका अगर आपको ये रूल पता है ना, देखो ये रूल है और ये नीचे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके देखो सेम वही चीज़ है, कॉन्टिन्यूस में जो काम चल रहा है, पढ़ रहा हूँ, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करी जा रही है। ठीक है, ये इसके रूल है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट वन प्लस आई एन जी प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट। जैसे कि वह एक पत्र लिख रहा हो है, वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, मतलब कि चल रहा है वो काम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो इसका यही आएगा रिमेनिंग। कैसे, आपको रूल पता होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या है, उसके उदाहरण आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इजी रहेगा। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करी गई है यहाँ की। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि पास्ट में चल रहा था, पढ़ रहा था, जब मैं उसके घर गई कि वह पढ़ रहा था, वह लिख रही थी, वह खेल रहे थे। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी पास्ट में, क्योंकि वो काम चल रहा है। देखो आपको इसका रूल आ जाएगा, ये देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे वह एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। जैसे जब मैं उसके घर गया तो वह एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वे यहाँ रह रहे थे, दे वर लिविंग हेयर, मतलब कि देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज यहाँ रह रहे थे, दे वर लिविंग हेयर, रह रहे थे, अब तो नहीं रह रहे ना, वर लिविंग हेयर। आपको रूल पता होना चाहिए, ये इसके रूल है। और जब आपको रूल पता होगा ना, ये इसका क्या है, रूल है, और ये एग्जाम्पल्स।
आपको टेंस पे पकड़ होनी चाहिए और किस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रांसलेशन पूछी जा रही है। मैंने आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी शेयर करा था, तो आप उसमें भी देख सकते हो टेंस बेस्ड ही थे वो सारी ट्रांसलेशन जो थी वो टेंस बेस्ड ही थी। और आप इधर से एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इस तरीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी चलेगी, जैसे कि पढ़ रहा हूँगा, लिख रही होगी, खेल रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि ये इसका रूल आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस मीनिंग। जैसे वह एक पत्र लिख रहा होगा, जब मैं उसके घर जाऊंगी तो वह लिख ही रहा होगा, मैं ही विल बी राइटिंग अ लेटर, बी आ जाएगा। देखो यहाँ आपको रूल पे पकड़ होनी चाहिए, मेन बात। आप एग्जाम्पल्स और कुछ भी कोई भी ट्रांसलेशन होगी वो आप आसानी से कर सकते हो। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की है, किसकी है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स हैं और ये उसके अबव रूल है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, तुम्हारे पास आने से पहले वह चाय बना रही होगी, शी विल बी मेकिंग टी बिफोर यू कम बैक। ठीक है, जब तुम स्टेशन पहुंचोगे तो गाड़ी चल रही होगी, द ट्रेन विल बी मूविंग, मतलब कि ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही आ रहा है पेपर में। अगर आप देखोगे ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे उठा के आप, तो ये ट्रेन से रिलेटेड तो आ ही रही है ट्रांसलेशन। देखो कैसे है, जब तुम स्टेशन पहुंचोगे तो गाड़ी चल रही होगी, द ट्रेन विल बी मूविंग व्हेन यू रीच द स्टेशन। इसको पास्ट में भी पूछ लेते हो, जब वो स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी निकल चुकी थी, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं हम। आपको देखो ट्रांसलेशन करनी है, देखो ट्रांसलेशन पंजाबी से इंग्लिश करनी है, अपनी हिंदी से इंग्लिश करनी है, टेंस पे पकड़ होनी चाहिए, हमारे को काल पता होना चाहिए, उसका क्या किस टाइम पीरियड पे पूछ रहा है, क्रिया पता होनी चाहिए, हमारे को वर्ब पता होना चाहिए, कौन सी क्रिया लगेगी यहाँ, काम क्या चल रहा है, वर्ब मतलब कुछ कर रहे हैं हम, कैसा चल रहा है। ठीक है, होगा सेंटेंस पता होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कैसे सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, जब आपको ये पता होगा, सेंटेंस की फॉर्मेशन पता होगी, तो आप आसानी से टेंस भी कर सकते हो और आसानी से ट्रांसलेशन भी कर सकते हो किसी भी सेंटेंस की। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आपको आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि हम कहते चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, मतलब ये काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें हम हैज़ हैव लगाते हैं। देखो ना यहाँ आप ये पढ़ सकते हो, उसके बाद ये इसके रूल आ जाते हैं, इस बुक से बाहर नहीं है देखो कुछ भी। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जो ये बुक बनी गई है बिल्कुल हर मीडियम के बच्चे के अकॉर्डिंग बनी है। जैसे हाँ, अगर बच्चा ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में वो भी इस बुक को पढ़ेगा तो और अच्छा हो जाएगा, और अगर मीडियोकर बच्चा है तो वो भी पढ़ सकता है बुक को। मतलब कि लेवल समझाने के तरीके से बुक का फॉर्मेशन हुआ है। जिस तरीके से कई बुक्स होती हैं लिखा होगा ऊपर ट्रांसलेशन और कुछ एग्जाम्पल देंगे, दैट सेट खत्म कर देंगे वो बुक को। इसमें बताया कि आप ट्रांसलेशन करोगे तो करोगे कैसे, ट्रांसलेशन करते हुए आपको कौन सी चीज़ें यूज़ आएंगी, आपको टेंसेस यूज़ आएंगे, आपको वर्ब यूज़ होएगी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। इस बुक में आपको ये बता दिया गया है ना। देखो अब अफर्मेटिव है, अगर आपको पता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, वह पत्र लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। उसने पत्र नहीं लिखा है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। देखो ये किसकी बात करें हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो काम हो चुका है, ये उसका रूल है और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जैसे कि उसने अपनी पुरानी पुस्तकें बेच दी हैं, ही हैज़ सोल्ड हिज ओल्ड बुक्स। घंटी बज चुकी है, द बेल हैज़ गॉन, मतलब कि जो काम हो चुका है कंप्लीशन की तरफ है, वो कंप्लीट हो चुका है वो काम। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करिए, प्रेजेंट की बात थी, अब पास्ट परफेक्ट थी। आ ई ए ये मात्रा वाली क्रियाएं होती हैं, इसके रूप में था, थी, थे आदि लगाए होते हैं। जैसे कि पढ़ चुका था, लिख चुकी थी, वो मतलब कि पास्ट, मतलब कि पास्ट काल में वो ये काम कर चुके थे। ये हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमेनिंग। अगर नेगेटिव सेंटेंस होएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब मैं आया तो वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन
द लेटर व्हेन आई केम, जब मैं पहुंचा ना, जब मैं तो पत्र लिख चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अदर एग्जाम्पल देखो, वह पत्र पहले ही लिख चुका था। ही हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर। ठीक है, ऐसे ये इसके एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, मतलब कि फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा। मतलब जैसे कोरोना वैक्सीन आ चुकी होगी 2022 तक, 2000 अब तो चलो आ गई। अगर हम फ्यूचर में 20 की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 2021 तक कोरोना वैक्सीन आ चुकी होगी, हो चुका होगा वो काम ना फ्यूचर में। तो अफर्मेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे शैल प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमेनिंग सेंटेंस। ये वैसी है, रूल है इसका। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपका मेन फोकस क्या है, आपको एक एग्जाम उससे पता होना चाहिए, आपको आइडिया पता होना चाहिए ट्रांसलेशन किस तरीके की आएगी और कैसे कैसे आप डिफरेंट सेंटेंसेस को टेंसेस में कैसे चेंज करोगे आप उनको। हिंदी से इंग्लिश, देखो 2 मीडियम में आएगी आपको ट्रांसलेशन। वही चीज़ आपको हिंदी में भी लिखी होगी, वही पंजाबी में लिखी होगी। जिसने पंजाबी से इंग्लिश करनी है वो भी करेगा, जिसने हिंदी से इंग्लिश करनी है वो भी करेगा। दोनों मीडियम में आएगी देखो ट्रांसलेशन आपकी। आपको इंग्लिश में ही बनानी है ट्रांसलेशन। पेपर आपका इंग्लिश का है ना, तो आपको हिंदी, चाहे आप हिंदी से इंग्लिश बनाओ चाहे पंजाबी से इंग्लिश बनाओ, ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में ही करना होगा। ठीक है, जैसे अब उसने 5 बजे तक पत्र लिख लिया होगा। ही विल हैव रिटन द लेटर बाय 5 o'clock, उसने लिख लिया होगा। देखो ये आगे अदर सेंटेंसेस, उसने सोमवार तक तुम लुधियाना से लौट आए होंगे। यू विल हैव रिटर्न फ्रॉम लुधियाना बाय मंडे। आज आ चुके होंगे, जैसे अब उन्होंने कहीं टूर पे गए वगैरह, मंडे तक तो आ जाएंगे हम, है ना। तो हम स्लैंग लैंग्वेज में ऐसे यूज़ करते हैं। तो वैसे हमने क्या लिखा है, अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो आप ऐसे लिखोगे यू विल हैव रिटर्न फ्रॉम लुधियाना बाय मंडे। ठीक है, अब आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस स्थिति में किया जाए जब क्रिया कुछ समय तक जारी रही हो, कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक वो जारी रही हो, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक वो जारी रही हो। फॉर 15 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर अ मंथ, फॉर 3 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड के लिए, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। और सिंस का प्रयोग तब के जब क्रिया के आरंभ होने का निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। सिंस हम यूज़ करेंगे जब हमारे को पता हो कि वो 5 बजे ही शुरू हुआ है, 2005 ईयर में शुरू हुआ है वो। ठीक है, जब हमारे को नहीं पता, निश्चित टाइम नहीं पता, तो हम बोलेंगे फोर का यूज़ करेंगे। जब हमारे को टाइम पीरियड पूरा पक्का पता है, पॉइंट पता है हमको, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान कैसी होगी, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर और शेष वाक्य हम रिमेनिंग, जैसे कि वह प्रातः से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मुझे पता नहीं है सुबह से बारिश हो रही है, मतलब कि सुबह से ही बारिश हो रही है। सिंस मॉर्निंग हमें टाइम नहीं पता, मैं बोल दूँ 4 बजे से बारिश हो रही है, मतलब कि 4 लगाऊंगी मैं यहाँ जहाँ मुझे टाइम पता है। वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, बाहर 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो 4 लगाऊंगी, फॉर 2 hours से। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लगाऊंगी मॉर्निंग, मतलब कि मुझे टाइम नहीं पता कब से बारिश हो रही है, बस सुबह से बारिश हो रही है सिंस। अब इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो मैं यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता है 2, 3, 5, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो मैं यहाँ 4 लगाऊंगी। सिंस कब लगाऊंगी, मेरे को श्योरिटी नहीं है, मेरे को पता है पर ये काम हो रहा है, पर मेरे को श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मैं पिछले सोमवार से उसके साथ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे, से रह रहा हूँ। ठीक है, 2013 से पुस्तक लिख रही है वह, यहाँ आगे 4, मतलब कि वो लिखे जा रही है। इट हैज़ बीन राइटिंग दिस बुक सिंस, मतलब ये बुक कंप्लीट नहीं हुई है, लिखी जा रही है वो। वह बच्चा 3 घंटे से नहीं रो रहा है। ही हैज़ नॉट द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। ठीक है, उसमें आपको एग्जैक्ट नहीं बताया ना, देखो मंथ वगैरह, जब हमने यहाँ 2013 की बात करी ना, उसने सिर्फ हमारे को ईयर बताया है, और ये लिखी जा रही है, वो अभी भी काम चल, सिंस अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है बुक, काम चले जा रहा है, और हमारे को एग्जैक्ट मंथ वगैरह का कोई आइडिया नहीं है, तो हमने लिखा है, मतलब हो गया 3 घंटे। जब हमारे को जिस चीज़ का एग्जैक्ट पता हो ना, तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे।
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड की जब बात करते तो हम सिंस, ठीक है, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। इसके बाद देखो इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है यहाँ, ठीक है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड, पास्ट के लिए देखो ना पास्ट परफेक्ट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, ये इसका रूल है। आपको समझ ही आ गया होगा। उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं। वह 2 घंटे से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आपको रूल पता होना चाहिए मेन। किसके हैं ये रूल? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज है, इसके आगे एग्जाम्पल है। शाम 2 घंटे से अपना काम कर रहा था, शाम हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से कर रहा था। उसके पिताजी बहुत दिनों से दवाई खा रहे थे, बहुत दिनों से खा रहे थे ना। हिज फादर हैड बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर मैनी डेज, क्या लड़के प्रातः काल से खेल रहे थे? हैड द बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, खेल रहे थे। क्या अध्यापक 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा था? हैड नॉट द टीचर बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये आपको रूल ऊपर पता होना चाहिए, आप कर लोगे ये। उसके बाद एग्जांपल्स हैं। अब आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप कैसे लिखोगे? देखो ये रूल है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस फॉर रिमेनिंग सेंटेंस। 2 घंटे से खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कि आपको एक वो पता होना चाहिए रूल इसका, सेंटेंस का क्या है, चाहे फ्यूचर हो पास्ट हो, उसका आपको टेंस का आपको रूल पता होना चाहिए। बस दैट्स इट, आप ट्रांसलेशन आराम से कर दोगे, टेंस आना चाहिए। इसके एक एग्जाम्पल्स हैं और क्या है ये उसके एक्सरसाइज है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम बोलते हैं किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, किसी को हम अपना आइडिया दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि अब कैसे बुरी संगति से बचो, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, हम किसी को ये दे रहे हैं ना, कुछ सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन गॉड। तो हमने यहाँ कैसे लगाते हैं? तुम यहाँ से भागो, यू का लोप होता है, जैसे तुम यहाँ से भागो, हम इसे यू को हटा देते हैं। उसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद करने की विधि क्या है इसकी? इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए क्रिया के मूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आरंभ में किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यहाँ इम्पेरेटिव के लिए, कौन सी लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट प्लस अथवा नेवर प्लस वर्ब का प्रयोग करने का आरंभ में किया जाता है, जैसे मेरी आंखों से परे हट जाओ, बी ऑफ माई आइज, सड़क के मध्य में कभी मत चलो। ऐसे सेंटेंसेस भी आ रहे हैं एक पेपर में, अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर्स के, ऐसे सेंटेंसेस भी है। भिखारी का मजाक मत उड़ाओ, डू नॉट लाफ एट द बैगर। ऐसे फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ कौन सी लगती है? इम्पेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इम्पेरेटिव में। अतिथियों को भीतर ले आओ, जेब कतरों से बचो, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, ये सारे आप इसमें कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में यहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और जो यू है वो हटा देते हैं, लोप हो जाता है, वो हट जाता है उस चीज़ से। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने टेंस डिस्कस करें, टेंस बेस्ड सेंटेंसेस हमने डिस्कस करे आज, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेस्ड हमने डिस्कस करे। ये आपका कंप्लीट हो गया। ट्रांसलेशन का पार्ट बहुत सारे बच्चे कहते हैं ट्रांसलेशन पे वीडियो बना, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ट्रांसलेशन पे, उसका आपको ये आइडिया पता चल जाएगा। होप आपको ये कुछ समझ आया, आपको कुछ आइडिया मिला हो ट्रांसलेशन से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।